फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है। वहीं दूसरी तरफ लखन अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी उठिए ना। अरे रे, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मरते मरते मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ बेटे। तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं तुम्हें नदी से उठा कर लाया था। नदी के किनारे तुम बहुत रो रही थी। उस वक्त मैं वहां गया था और तुमको अरे रे 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 रे। पिताजी, मुझे ये पता है। अरे पर बेटी, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे रे। पिताजी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या क्या सहा, मेरे लिए परिवार को छोड़ दिया, इसीलिए मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मुझे माफ कर देना बेटी। मैं अब नहीं बच सकता। अपना ध्यान रखना। इतना कहते ही लखन की आखिरी सांस निकल जाती है। चांदनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। देखो भाई, ये मनहूस तो लखन को भी खा गई। बेचारा, इसके पीछे कितना परेशान रहा और अब ये इस दुनिया में रहा ही नहीं। इसने लखन के पूरे परिवार को खा लिया और लखन को भी। गजब मनहूस है। सच में ये तो अपशगुन है। हाँ, हमारे गांव में नहीं रह सकती। सब मिलकर इसे गांव से निकालो। जब से इसके घर में आई है, इसकी पत्नी को खा गई, बेटी बहुत दूर चले गई और देखो लखन भी मर गया। इसके कदम ही शुभ नहीं है। सभी गांव वाले चांदनी को ताना देने लगते हैं और पत्थर फेंकने लगते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग ऐसा मत करो। लेकिन सभी गांव वाले नहीं सुनते और चांदनी को मारते रहते हैं। चांदनी उदास होकर वहां से निकल जाती है। ये क्या हो गया? पिताजी मुझे छोड़कर क्यों चले गए और गांव वाले उनकी मृत्यु की वजह मुझे ही मान रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रात होने लगती है। अब तो रात हो गई है और सर पर छत भी नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं ना उस पेड़ के नीचे रात बिता लेती हूँ। सुबह होते ही कोई इंतजाम कर लूंगी। चांदनी पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात ठंड में कांपते हुए बिताती है और सुबह होते ही चांदनी उठती है। मुझे भूख भी लगी है और रहने का कोई इंतजाम भी नहीं है। मैं किसी के यहाँ जाकर काम देख लूंगी ताकि वहाँ रहकर अपनी बहन और असली माता पिता को ढूंढ सकूं। चांदनी गांव में मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, भगवान के लिए मुझे काम दे दीजिए। अरे तुम कौन हो? भला मैं तुम्हें काम कहाँ से दूं? मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। मुखिया जी, आप तो इस गांव के मुखिया हैं। सभी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और गांव वालों ने मुझे धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ? देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझ गई? चलो जाओ यहाँ से, भागो। मुखिया चांदनी को भगा देता है। चांदनी उदास होकर वहां से चली जाती है।
कई जगह चांदनी मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर चांदनी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से विशाखा रोती हुई गुजरती है। अरे ये कौन है? भला ऐसे पेड़ के नीचे उदास बैठी है और रो भी रही है, मुझे देखना चाहिए। फिर विशाखा चांदनी के पास आती है। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और गांव वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा है, इसी वजह से मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास भी वही तकलीफ है और मेरे पास भी वही। मैं भी एक सेठ के यहाँ रहती हूँ, वो मुझे दिन भर जानवरों की तरह काम करवाता है, लेकिन फिर भी मेरे पास रहने का इंतजाम है। तुम मेरे साथ चलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर विशाखा चांदनी को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी विशाखा बार बार चांदनी का चेहरा देखती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है। ऊपर से हमारा चेहरा भी कुछ एक जैसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला ये कहाँ की है और मैं कहाँ की? विशाखा फिर आगे बढ़ जाती है। अरे ये क्या? ये मुझे देखकर कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। कहीं ये मेरी बहन तो नहीं? शायद मेरे मन में भ्रम हो रहा हो। दोनों परेशान होकर आगे बढ़कर सेठ के घर पहुंचते हैं। अरे ये क्या? तुम अपने साथ इसे कहां से लेकर आ गई हो? सेठ जी, इसे भी यहाँ रखने दीजिए ना। इसका भी कोई घर परिवार नहीं है और ये सड़क पर थी, रो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे मैं यहाँ लेकर आ जाऊं। अरे हमने कोई भिखारियों का ठेका थोड़ी ना खोल रखा है। तुम एक भिखारी कम थी क्या? अब एक और भिखारी को ले आई हो। इसको कौन खिलाएगा? मैं ज्यादा काम कर दूंगी, आप जो कहोगे वो कर दूंगी। बस आप इसे रख लीजिए, भगवान के लिए। अरे ये दोनों का चेहरा ज्यादा तैयार मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? दो लड़की एक जैसी कैसे दिख सकती है, और वो भी इतनी सुंदर। दोनों को किसी जमींदार के हाथों बेच दूंगी तो मेरे ढेर सारे पैसे बन जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तभी लता ये बात धनंजय के कान में कहती है। है, नजर ना लगे मेरी लता को। तुम तो बहुत ही अच्छा सोचने लगी हो। पता नहीं मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। चलो अच्छा है, अब हम यही करेंगे। ठीक है, जाओ, दोनों को यहाँ रख सकती हो तुम। फिर दोनों अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। दिन भर का काम करते करते रात हो जाती है। विशाखा, तुम हर दिन इतना ही घर का काम करती हो? हाँ, जब से मुझे होश आया है मैं इसी घर में हूँ और दिन रात काम करती रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे माता पिता कौन है? मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। जब से मुझे संभाला गया है बस इन्हीं लोगों के बीच हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम कहीं मेरी बहन तो नहीं हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैं भी जिसके पास रहती थी ना, उन्होंने मुझे नदी से उठाया था और शायद सेठ ने भी तुम्हें नदी से ही उठाया होगा। हाँ, एक बार मैं मालकिन से बात करते हुए सुनी थी कि हमें नदी के किनारे से उठाकर लाया गया था। तब से मैं नौकरानी बनकर ही रह गई हूँ। तब हम दोनों बहनें हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों बहनें कैसे हो सकती हैं? हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। इतने में सेठ धनंजय आता है।
अरे तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या बातें कर रही हो? चलो, अरे चल विशाखा, तू मेरे साथ चल चल। क्यों इतनी रात को कहाँ जाना है सेठ जी? अरे मैंने जितना कहा उतना सुनो। चलो यहाँ से, मतलब चलो यहाँ से, चलो। फिर धनंजय विशाखा का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगता है। अरे चल तू, चल चल। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? इसे छोड़ दो। तू चुप रह, अपनी जबान को लगाम दे। तू अब घर का काम करेगी और इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर धनंजय विशाखा का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ जाता है। वहाँ पर मुखिया खड़ा होता है। देखो, ये लड़की है, बताओ क्या तुम्हें पसंद है? अरे ये तो बड़ी सुंदर है, ये मुझे पसंद है। तो देखो भाई, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, बस तुम मुझे इस गांव में जो जमीन है वो और घर बनाने का काम दिला दो, मेरा काम हो जाएगा और इसको ले जाओ। हाँ तो ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जो तुमने मांगा तुमको दिया गया। ठीक है। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? मैं एक बूढ़ी मुखिया से शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अरे मैंने बहुत दिनों तक तुम्हें अपने पास रख लिया, लेकिन अब और नहीं। चलो ले जाओ। अरे जाओ, इसके साथ सुखी रहोगी। ज्यादा उटपटांग बातें मत सोचो, चलो जाओ। फिर मुखिया जबरदस्ती विशाखा को खींचते हुए लेकर चला जाता है। वहीं दूर खिड़की से चांदनी ये दृश्य देख लेती है। मुझे किसी भी तरह अपनी बहन को बचाना होगा। अब मुझे पता चल गया है कि ये मेरी ही बहन है और इनके साथ ये लोग कितना घटिया व्यवहार कर रहे हैं। फिर चांदनी हवेली के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है और मुखिया का पीछा करते हुए उसके घर की ओर जाने लगती है। आहा, अरे विशाखा, अरे अब तू मेरी हो गई है। काहे इतना उचक पुचक रही है? अब तू मेरी हर बात मानेगी। चल, आजा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरी कोई बेटी नहीं है, तू मेरी पत्नी है, पत्नी। मेरी पत्नी 10 वर्ष पहले मर गई थी, तब से मैं बिना पत्नी का हूँ। मुझे पत्नी की आवश्यकता है, अरे बेटी फेटी की नहीं। तू मेरी है, मेरी। आज तो मजा आएगा। चल। मुखिया विशाखा को छूने की कोशिश करता है। तुझे छू कर देखता हूँ। तभी पीछे से चांदनी जोरदार डंडा मुखिया के सिर पर मार देती है। मुखिया बेहोश होकर गिर पड़ता है। तुमने क्या किया चांदनी? तुमने मुखिया को मार दिया। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए विशाखा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हम दोनों बहनें हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमें कहाँ जाना है। चलो। फिर चांदनी विशाखा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है और नदी के किनारे आ जाती है। चांदनी, तुम मुझे यहाँ नदी के किनारे क्यों लाई हो? तभी रहस्यमयी आवाज जोर जोर से हंसने लगती है। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने सचमुच अपनी बहन को ढूंढ लिया। तुम दोनों सगी बहनी हो। तुम कोई मामूली नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी हो। ये क्या हो रहा है? हम लोग राजकुमारी कैसे हो सकती हैं? तुम्हें राजमहल जाना होगा और वहां जाकर अपने पिताजी को अपनी सच्चाई कहो। वे तुम्हें अवश्य पहचान लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इस राज्य की राजकुमारी हैं। चलो पिताजी के पास चलते हैं। मुखिया और सेठ जी किसी भी वक्त हमें ढूंढ सकते हैं। फिर दोनों राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं
और कुछ ही देर में दोनों बहनें राज दरबार में खड़ी होती हैं। कौन हो तुम दोनों और हमारे राजमहल में क्या कर रही हो? मैं राजकुमारी हूँ और हम दोनों यहाँ अपनी माँ और पिताजी से मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों राजकुमारी हो। बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मेरे पास क्या सबूत होगा कि मैं राजकुमारी हूँ? फिर हम कैसे मान लें कि तुम हमारी राजकुमारी हो? तुम तो कोई और भी हो सकती हो ना। नहीं, मुझे नदी ने बताया था कि मैं राजकुमारी हूँ और हम दोनों को आपके पास आना था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पर हमें यकीन नहीं है कि तुम हमारी बेटी हो। इतने में रानी सब सुनकर भागती हुई राजमहल में आती है। मेरी बेटी, तुम ही मेरी बेटी हो। रानी, ये कैसी बातें कर रही हो? भला ये हमारी बेटी कैसे हो सकती हैं? कोई और भी तो हो सकती है ना। हमने राज्य में घोषणा की थी कि मेरी दोनों पुत्री लापता हैं। कोई भी लड़की राजकुमारी बनकर आ सकती है। ऐसे किसी की भी बातों पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता है ना। महाराज, मैं जानती हूँ एक माँ की ममता धोखा नहीं खा सकती। ये दोनों मेरी ही बेटी हैं और वैसे भी हमारे खानदान में हमारी बेटियों पर एक निशान होता है। इन दोनों की पीठ पर वही निशान होगा, हमारे शाही खून का। मधुबाला जल्दी जल्दी दोनों राजकुमारियों की पीठ पर देखने लगती है। विशाखा और चांदनी दोनों की पीठ पर वही निशान होते हैं। सच में ये हमारी पुत्री है महाराज। हाँ, हम पहचान नहीं पाए थे। हम अंधे हो गए थे। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। कोई बात नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। विशाखा के शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। मधुबाला की नजर उसके कपड़ों के नीचे चली जाती है। बेटी, ये क्या तुम्हारे पैरों और हाथों पर इतनी चोट के निशान क्यों हैं? कोई बात नहीं माँ। सच सच बताओ बेटी, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा था? मैं एक सेठ के पास थी। वह मुझे दिन रात काम करवाती थी और उसने मेरी शादी एक मुखिया से करवाने की कोशिश की। इसी वजह से चांदनी मुझे वहाँ से बचाकर ले आई। और बेटे तुम, चांदनी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी बेटा? मैं एक चारवाहे के घर में थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। आखिरी वक्त में वह इस दुनिया से चले गए। गांव वालों ने भी मुझे बहुत सताया। मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिर में अपने असली माता पिता को ढूंढ ही लिया। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। मंत्री जी, जाइए उस मुखिया और उस धनंजय सेठ को पकड़ कर लेकर आइए। जाइए। फिर मंत्री मुखिया और सेठ को लेकर आते हैं। ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया, तुम तो बुढ़े इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए? अरे महाराज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये लड़की जबरदस्ती मेरे गले पड़ी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं कसम से कहता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। तुम्हें पता है ये दोनों लड़की कौन है? ये दोनों हमारी राजकुमारी है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है ये, जो पूरे 18 बरसों बाद हमें मिली हैं। तुम दोनों को सजा तो जरूर मिलेगी। सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। इन्हें ले जाओ। फिर सैनिक दोनों को लेकर चले जाते हैं और राजकुमारी विशाखा और राजकुमारी चांदनी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।